गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है तटस्थ वक्र या अनाधिमान वक्र। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से, जिसमें पहला प्रश्न कह रहा है तटस्थ वक्रों का प्रयोग सर्वप्रथम 1881 में किया गया था। ठीक है, 1881 में तटस्थ वक्र का प्रयोग किया गया था और यहाँ पर 4 नाम आपको दिए हुए हैं कि किनके द्वारा सर्वप्रथम तटस्थ वक्र जो है उसका प्रयोग किया गया था। तो 4 ऑप्शंस में आप देख सकते हैं। पहला है एजवर्थ द्वारा, दूसरा है पेरोटो द्वारा, तीसरा है मेयर्स द्वारा और चौथा है हिग्स द्वारा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा जो है एजवर्थ। पहला ऑप्शन क्या गिवन है आपके लिए, एजवर्थ। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि तटस्थ वक्रों के साथ नाम जो है वो एलन और हिग्स का भी जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रश्न का जो रिक्वायरमेंट है उसको आप ध्यान से देखिए। कह रहा है सर्वप्रथम, प्रश्न में क्या पूछा गया है, सर्वप्रथम 1881 में किसके द्वारा जो है तटस्थ वक्रों का प्रयोग किया गया। तो सर्वप्रथम एजवर्थ ने 1881 में अपनी पुस्तक, आप इस पुस्तक का नाम भी याद रख सकते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स। क्या नाम है एजवर्थ की किताब का, मैथमेटिकल फिजिक्स। इन्होंने सबसे पहले तटस्थ वक्रों का प्रयोग किया था और आगे चल के, ठीक है, उससे वैज्ञानिक रूप प्रदान करने और उसको लोकप्रिय बनाने का कार्य जो है वो हेलन और हिग्स ने किया है। तो यहाँ पे जो है आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा जो कह रहा है एजवर्थ। तो कर लेंगे आप इसको। अगला दूसरा प्रश्न जो है वो आपको कह रहा है कि तटस्थ वक्र प्राथमिकता विश्लेषण पर आधारित है जिसका दृष्टिकोण, बिल्कुल। तो पिछले 2 वीडियो में भी आप ये देख चुके हैं कि तटस्थ वक्र विश्लेषण जो है वो क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित है। किस पे आधारित है, क्रमवाचक दृष्टिकोण पर। उपयोगिता विश्लेषण के पुनः मैं रिपीट करना चाहूँगी, उपयोगिता गणना का विश्लेषण 2 है। पहला है गणनावाचक और दूसरा है क्रमवाचक। तो तटस्थ वक्र जो हैं इसके जो समर्थक रहे, एजवर्थ रहे, एलन रहे, हिग्स रहे, इनका कहना है कि उपयोगिता की गणना जो है वो नहीं की जा सकती। 1 किलो, आधा किलो इस तरीके से या मुद्रा रूपी या किसी भी पैमाने में आप उसको माप नहीं सकते, क्योंकि ये एक आत्मनिष्ठ धारणा है, ये व्यक्तिगत धारणा है, तो इसकी माप संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि जब आप नाप नहीं सकते हैं तो आप उसको क्रम दे सकते हैं। जैसे पहला क्रम, दूसरा क्रम की 2 या 3 वस्तुएं हैं तो सबसे ज़्यादा उपयोगिता आपको कौन सी वस्तु दे रही है उसको आप नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, जिस प्रकार एक जज जो होता है किसी प्रतियोगिता में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 विनर होते हैं ना, उसी तरीके से एक उपभोक्ता भी अपनी उपयोगिताओं को क्रम प्रदान कर सकता है लेकिन उसकी गणना नहीं कर सकता। तो यह जो दृष्टिकोण है वो कैसा है, क्रमवाचक दृष्टिकोण है। तो यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए तीसरा पॉइंट दे रखा, उपयुक्त तो दोनों, इस पर नहीं जाना है। ये कौन सा दृष्टिकोण है, क्रमवाचक दृष्टिकोण है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा है तटस्थ वक्र प्रत्येक बिंदु पर, बिल्कुल सही कि एक तटस्थ वक्र जो है वो प्रत्येक बिंदु पर क्या प्रदान करता है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि तटस्थ वक्र जो होते हैं, कोशिश करूँगी यहाँ बनाने की, ये होते हैं हमारे तटस्थ वक्र, अनाधिमान वक्र या उदासीनता वक्र। इसको इंग्लिश में इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। इंडिफरेंस कर्व मैंने बनाया है। ठीक है, यहाँ पे 2 वस्तुएं होती हैं, एक होती है x वस्तु, दूसरी होती है y वस्तु। तो तटस्थ वक्र जो है x और y वस्तु के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगर हम इस वक्र के अलग अलग बिंदु ले लें, यहाँ 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 यहाँ, और इसे अलग अलग नाम दे दें, तो ये पहला बिंदु जो है ये एक संयोग प्रदर्शित कर रहा है, दूसरा बिंदु भी एक संयोग प्रदर्शित कर रहा है, तीसरा भी एक संयोग प्रदर्शित कर रहा है, चौथा भी एक संयोग प्रदर्शित कर रहा है। तो 2 वस्तुओं के विभिन्न जो संयोग होते हैं वो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। कैसी संतुष्टि देते हैं, समान। ए बिंदु पर, बी बिंदु पर, सी बिंदु पर, डी बिंदु पर और ई बिंदु पर उपभोक्ता को कैसी संतुष्टि मिलती है, समान संतुष्टि मिलती है। इसी समान संतुष्टि के कारण वह इन बिंदुओं के बीच में कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाता है। कैसा हो जाता है, उदासीन होता है या अनाधिमान होता है या तटस्थ होता है। ठीक है, तो ये सारे बिंदु जो हैं वो क्या करते हैं, उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर तटस्थ वक्र प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि बताता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 4।
तटस्था वक्रों की विशेषता होती है। बिल्कुल, तटस्था वक्रों की क्या क्या विशेषता होती है, चलिए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है यह वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुके हुए होते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है क्या? आपने तटस्था वक्र का भी डायग्राम देखा था। ठीक है, उसके हिसाब से फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर एक तटस्था वक्र बनाती हूँ मैं छोटा सा। ये रहा तटस्था वक्र। ये तटस्था वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ होता है। तो पहली जो है मान्यता या विशेषता मुझे सही लग रही है। दूसरा कह रहे हैं ये वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। या आप इसका स्लोप देख सकते हैं, इसका स्लोप देख सकते हैं। कैसा है ये? उन्नतोदर है मूल बिंदु के प्रति। ये रहा हमारा मूल बिंदु, इसके प्रति ये उन्नतोदर है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहे हैं ये कभी एक दूसरे को नहीं काटते। बिल्कुल सही है, क्योंकि एक उदासीनता वक्र जो है समान संतुष्टि के स्तर को बताता है, और दूसरा यदि उदासीनता वक्र इसे कट करेगा तो एक बिंदु ऐसा हो जाएगा जो कि दो संतुष्टि स्तरों को प्रदर्शित करेगा। तो ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो यह कभी एक दूसरे को नहीं काटते, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 पे आप जाएंगे, उपयुक्त सभी। ठीक है, और 5वां प्रश्न है तटस्था वक्र अंग्रेजी वर्णमाला के एल अक्षर जैसा होता है। तो तटस्था वक्र अंग्रेजी वर्णमाला के एल अक्षर होता है, जबकि ठीक है, आप इसको ये मत सोचना कि ऐसा तो होता ही नहीं है। ये होता है एक विशेष परिस्थिति में। जो तटस्था वक्र जो है वो कैसा होता है? एल आकार का होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। दो वस्तुएं जब पूरक हैं, पूरक वस्तुएं आप अच्छे से जानते हैं, ये लिखा है दो वस्तुएं जब पूरक है, कार और पेट्रोल। आप कार का उपभोग बढ़ाएंगे तो पेट्रोल आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों का प्रयोग साथ में किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में तटस्था वक्र कैसे हो जाते हैं? एल आकार के हो जाते हैं। मैं बनाकर आपको बताऊंगी। ये रहा एल आकार, देख पा रहे हैं आप एल आकार। ये तटस्था वक्र विशेष स्थिति में, जब वस्तुएं कैसी हों बेटा? पूरक हों। इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि दो वस्तुएं जब पूरक हैं तो तटस्था वक्र कैसा होगा? एल आकार का हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही हो जाएगा। राइट, ये ठीक है। आप डेट देख सकते हैं कि कल रात को मेरे द्वारा ये पीपीटी बनाई गई है, और आज संडे को मैं बैठ के आपके लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आप रिवीजन कर सकें। अब आपका रिस्पांस कितना है ये एक अलग बात है। अगला प्रश्न नंबर 4, उपभोक्ता के संतुलन हेतु ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तटस्था वक्र विश्लेषण जो है उसके माध्यम से हम उपभोक्ता के संतुलन को भी ज्ञात करते हैं। मैं आपको फिर से पुनः स्मरण करवाऊंगी कि तटस्था वक्र विश्लेषण जो होते हैं इसके माध्यम से हम उपभोक्ता के संतुलन को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि तटस्था वक्र जो है, बना लूँ मैं यहाँ पे तटस्था वक्र, और यहाँ पे बजट रेखा ये रही बनाई मैंने बजट रेखा। ठीक है, बजट रेखा और तटस्था वक्र, जहाँ तटस्था वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता है, ये बिंदु जहाँ पे स्पर्श करता है, ये बिंदु, इसको कहते हैं उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु, बिंदु ई। जो ब्लू डॉट आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे तटस्था वक्र जो है वो बजट रेखा को क्या कर रहा है बेटा? स्पर्श कर रहा है। तो यह बिंदु जो है उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु होता है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि आपको दो प्रकार की जानकारी चाहिए। एक तो तटस्था मानचित्र चाहिए। क्या चाहिए? तटस्था मानचित्र। अब मानचित्र क्यों चाहिए? मान लीजिए यहाँ पे एक और तटस्था वक्र है। ठीक है, तो यहाँ पर यह तटस्था वक्र जो बजट रेखा को काट रहा है वो कभी संतुलन में नहीं हो सकता। जो बजट रेखा को काटता है वो संतुलन में नहीं हो सकता। कौन से तटस्था वक्र पर संतुलन होगा? जो कि बजट रेखा को केवल क्या करता है? स्पर्श करता है। आप ये देख पा रहे हैं ई बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? उपभोक्ता संतुलन में होगा। तो तटस्था मानचित्र भी चाहिए आपको और बजट रेखा भी आपको चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, कि उपभोक्ता के संतुलन को ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए? उपयुक्त दोनों। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉपी पेन लेकर अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं, लिखते हैं, तो फ़ायदा ये होगा कि आपके 3 नंबर के और 4 नंबर के प्रश्न स्वतः ही तैयार हो जाएंगे। राइट, अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है। ठीक है, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है? ठीक है, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये प्रश्न है यहाँ पर। ठीक है, अच्छी बात तो ये है कि हमारे जो स्टूडेंट है उसमें से मुझे बाइलिंगुअल नहीं पढ़ाना पड़ता, सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है। लेकिन इन केस अगर कोई इंग्लिश मीडियम का भी देख रहा है तो
उपभोक्ता संतुलन का मतलब होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, वो कहाँ पर होता है? अभी मैंने पिछले प्रश्न में आपको समझाया, उस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है बजट रेखा तटस्थता वक्र को काटती हुई होती है। काटेगी तो कभी संतुलन नहीं होगा। ठीक है, जो काटेगी वहाँ पर संतुलन नहीं होगा। बजट रेखा तटस्थता वक्र को क्या करती है? स्पर्श करती हुई होती है। और तीसरा ऑप्शन ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह दूसरा ऑप्शन आपको सही मिल गया तो बाकी के दो ऑप्शन नहीं पढ़ें। ये गलती आप कभी नहीं कीजिए। आप हमेशा चारों ऑप्शन को प्रॉपर पढ़ेंगे, उसके बाद अपना उत्तर जो है वो निर्धारित करेंगे। तो तीसरा ऑप्शन कह रहा है बजट रेखा तटस्थता वक्र से के नीचे की ओर होती है, तो यहाँ पर भी जो है संतुलन कभी नहीं होगा। और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो क्या कह रहा है आपको दूसरा ऑप्शन आपको कह रहा है बजट रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है। ये बजट रेखा और तटस्थता वक्र ने क्या करा? स्पर्श किया, और बिंदु जहाँ पे स्पर्श किया वो बिंदु ई क्या हो गया आपका? संतुलन का बिंदु हो गया। तो कौन सा सही लग रहा है आपको? दूसरा सही है, स्पर्श करती है। 8वां प्रश्न है उपभोक्ता की मौद्रिक आय बढ़ जाने पर तथा अन्य बातें समान रहने पर कीमत रेखा। अगर उपभोक्ता जो है उसकी मौद्रिक आय बढ़ जाती है तो कीमत रेखा क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगी, या उसका ढाल बदल जाएगा, या समांतर बाएं खसक जाएगी, या समांतर दाएं खसक जाएगी? तो ये प्रश्न जो है ना बेटा आपका, वो तटस्थता वक्र विश्लेषण के साथ साथ जो आप बजट रेखा पढ़ते हैं उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो देखें, बहुत IMP प्रश्न है ये भी। पूछ किसके बारे में रहा है आपसे? बजट रेखा के बारे में। ठीक है, उपभोक्ता की मौद्रिक आय बढ़ जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप जानते हैं कि जब बजट रेखा का निर्माण किया जाता है तो बजट रेखा का निर्माण जो है वो दो प्रकार की जानकारी के आधार पर किया जाता है। एक हमको जाननी होती है कि उपभोक्ता की आय कितनी है, क्या आय, और दूसरा हमको जानना होता है कि जो दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई, उसकी कीमतें क्या है। क्या जानना होता है? कीमत क्या? पूरा नहीं लिख पा रही हूँ, उधर आप देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि एक उपभोक्ता है, उसकी आय कितनी है? 10 रुपये। कितनी है? 10 रुपये। सिर्फ समझना है आपको, उसकी आय कितनी है? 10 रुपये। और दो वस्तुएं एक्स और वाई, उनकी कीमत मान लीजिए एक्स जो है वो 2 रुपये की है और वाई जो है 1 रुपये की है। अगर वो अपनी पूरी आय को एक्स पे खर्च कर देता है, किस पे खर्च कर देता है? एक्स पे। तो एक्स कितने की है? 10 रुपये की। और सॉरी, आय कितनी है? 10 रुपये, और एक्स की कीमत कितनी है? 2 रुपये। तो वो कितनी इकाइयों को खरीद पाएगा? 5 इकाइयों को। कितनी इकाइयों को खरीद पाएगा? 5। तो एक्स की कितनी? 5। और यहाँ पर उपभोक्ता की आय 10 रुपये है और वाई वस्तु की कीमत कितनी है? 1। तो कितनी इकाइयाँ खरीद पाएगा? 10। अब हमारे पास दो प्रकार की जानकारी आ गई कि वो एक्स वस्तु की 5 इकाइयाँ खरीद पाएगा और वाई वस्तु की कितनी खरीद पाएगा? 10। अब इस जानकारी के आधार पर हम बजट रेखा का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? बजट रेखा का निर्माण। अब जानकारी जो थी, ये नहीं, अच्छा नहीं खींची लाइन। जो आपकी बजट रेखा थी वो आपको कह रही है कि x की 10 इकाइयाँ, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10, ये हो गया 10, और y की 5, 1 2 3 4 5, ये हो गई 5। अब ये मिल गया 5 और ये मिल गया 10। इस 5 और 10 को मिला देंगे, ये मिल गई क्या है? बजट लाइन। ये क्या है? बजट लाइन। ठीक है, तो इस प्रकार बजट लाइन का निर्माण किया जाता है उपभोक्ता की आय के आधार पर और वस्तुओं की कीमत के आधार पर। ये दो जानकारी आपके पास है, तभी आप जो है कीमत रेखा का निर्माण कर सकते हैं। अब प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय बढ़ जाने पर अन्य बातें समान रहती है, तो कीमत रेखा क्या होगी? अभी हमने आपको कहा था कि जो उपभोक्ता है भैया, उस उपभोक्ता की आय कितनी है? 10 रुपये। कितनी थी उस उपभोक्ता की आय? 10 रुपये। तो 10 रुपये से वो एक्स वस्तु की जो है 10 इकाइयाँ खरीद रहा था और वाई वस्तु की 5 इकाइयाँ खरीद रहा था। ये उसकी लाइन थी। अब उसकी आय जो है वो 10 रुपये से बढ़कर कितनी हो गई है? 20 रुपये। 10 रुपये से बढ़कर उसकी मौद्रिक आय कितनी हो गई है? 20 रुपये। तो वो एक्स वस्तु की जो है मात्राएं जो हैं वो डबल खरीद पाएगा और वाई वस्तुओं की मात्रा भी डबल खरीद पाएगा। तो ये जो कीमत रेखा है वो ऊपर की तरफ विवर्तित हो जाएगी। किस तरफ विवर्तित हो जाएगी? ऊपर की तरफ। और इस ऊपर की तरफ विवर्तित होने के कारण ये देख रहे हैं आप, ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है, तो आपके दाएं हाथ की तरफ है कि बाएं हाथ की तरफ है? आपने जो मोबाइल पकड़ा है या मैं जो अपने हाथ में मोबाइल लिया है, तो ये मेरे दाएं हाथ की तरफ है। दाहिने हाथ मतलब सीधे हाथ की तरफ ये रेखा जो है ऊपर की तरफ चली गई है। मौद्रिक आय बढ़ने से यह रेखा किस तरफ चली गई है? दाएं हाथ की तरफ। ठीक है,
तो अब आपका ऑप्शन कौन सा सही है? आपको क्या कह रहे हैं? अपरिवर्तित, पहला ऑप्शन कह रहा है अपरिवर्तित रहती है, तो अपरिवर्तित तो नहीं रह सकती क्योंकि मौद्रिकाएं बड़ी है, तो बजट रेखा या कीमत रेखा अपरिवर्तित नहीं रहेगी। दूसरा कह रहे हैं उसके ढाल बदल जाएगा। ढाल तो तब बदलेगा जब वस्तुओं की कीमतें बदलेगी, यहाँ पे ढाल नहीं बदल सकता। बदली क्या है? आय, आय बदली है तो ढाल नहीं बदलेगा। ठीक है, ये बहुत एक ही प्रश्न में बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल रही है कि अगर कीमत बदलेगी तो ढाल बदलेगा, आय बदलेगी तो ढाल नहीं बदलेगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि समांतर बाएं तरफ खिसक जाएगी, तो बायां मतलब नीचे, यहाँ पर जो चित्र है उसमें बायां मतलब नीचे, तो नीचे तो नहीं आई है। और चौथा आपको क्या कह रहा है कि दाएं और खसक जाएगी। तो आप खुद यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं कि उत्तर क्या हो जाएगा चौथा, कि समांतर जाएगी और किस तरफ जाएगी? दाएं। देखिए आप रेखा कैसी है? समांतर है, और कैसी है वो? दाईं तरफ हुई है। तो आपका कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर 4 आपको सही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है आपका? अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 9, सॉरी ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन नंबर 9। बजट रेखा को कितने अनाधिमान वक्र स्पर्श करते हुए हो सकते हैं? ठीक है, अब अभी तो आपने चित्र देखा, कि बजट रेखा को कितने अनाधिमान वक्र स्पर्श कर सकते हैं, तो एक ही कर सकता है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन 1 सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न नंबर 10 है, यदि सीमांत प्रतिस्थापन दर निरंतर बढ़ती रहती है तो अनाधिमान वक्र का ढाल या अनाधिमान वक्र ऐसा होगा। ठीक है, सीमांत प्रतिस्थापन जो है उसकी दर निरंतर बढ़ रही है, तो वह कैसा होगा? ठीक है, ये आपका उत्तर। अब सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है? सीमांत प्रतिस्थापन की दर ये होती है कि हम x वस्तु के उपभोग को बढ़ाने के लिए y वस्तु जो है उसको कितना जो है उसका त्याग करते हैं। आप जानते हैं कि उपभोक्ता की आय सीमित है, मतलब साधन सीमित हैं, वो ऐसा नहीं कर सकता कि x वस्तु और y वस्तु दोनों का उपभोग साथ में बढ़ाए। अगर वो चाहता है कि y वस्तु के उपभोग को बढ़ाए तो उसको x वस्तु का उपभोग कम करना पड़ेगा, और अगर वो चाहता है कि x का उपभोग बढ़ाए तो y का उपभोग कम करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में इसी दर को क्या कहते हैं? सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। तो अगर वो लगातार बढ़ती हुई होती है, ठीक है, अगर वो लगातार बढ़ती हुई होती है तो जो है अनाधिमान वक्र का ढाल कैसा होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनाधिमान का नीचे की ओर ढलवा अवतल होगा। ठीक है, तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है कि बढ़ती हुई होती है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है या बढ़ती हुई होती है? ठीक है। अगला प्रश्न है, तटस्था वक्र का झुकाव रहता है ना, झुकाव रहता है। अब तटस्था वक्र जो है उसका झुकाव कैसा रहता है? तो ये घटता हुआ होता है बेटा। ये ऊपर वाला जो प्रश्न है सीमांत प्रतिस्थापन की दर, मैंने अभी आपसे पूछा कि कैसी होती है, तो वो घटती हुई होती है। बहुत कठिन नहीं है, जैसे ही आप चित्रों के माध्यम से आप प्रश्नों को हल करेंगे तो आप कभी गलत नहीं जाएंगे। यह रहा आपका अनाधिमान वक्र। आप इसमें देखेंगे कि ये विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? विभिन्न संयोगों को। तो यहाँ सीमांत प्रतिस्थापन की दर कैसी होती है? घटती हुई। कैसी होती है? घटती हुई। थोड़ा और अधिक कठिन प्रश्न यहाँ पे कोई आपसे पूछना चाहेगा तो वो ये भी पूछ लेता है कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई क्यों होती है। ठीक है, तो ये किस कारण घटती हुई होती है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण। किसके कारण घटती हुई होती है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण ये सीमांत प्रतिस्थापन की दर जो है वो घटती हुई होती है। ये मैंने आपको पढ़ाया है क्लास में, काफ़ी बार रिवीजन करा है, यहाँ पर आप इसको देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, तटस्था वक्र विश्लेषण में दो वस्तुओं के बीच विनिमय का अनुपात दर्शाता है। ठीक है, प्रश्न की मांग ये कह रही है कि वो आपसे पूछ रहा है कि तटस्था वक्र विश्लेषण में दो वस्तुओं के बीच में विनिमय का अनुपात क्या दर्शाता है। तो विनिमय का जो है अनुपात क्या बताता है? तटस्था वक्र। ठीक है, क्या बताता है? तटस्था वक्र। भाई दो बिंदुओं के बीच में उपभोक्ता कैसा रहता है? तटस्थ रहता है। वो किसी को भी प्राथमिकता नहीं देता क्योंकि सभी बिंदु उसको क्या दे रहे हैं? समान संतुष्टि। तो वो कैसा रहेगा? तटस्थ रहेगा। तो ये प्रश्न आपका यहाँ खत्म होता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला प्रश्न कह रहा है, तटस्था वक्र विश्लेषण उपयोगिता
का सिद्धांत भी कहलाता है। कौन सी उपयोगिता का? तो क्रमवाचक। उत्तर आ जाएगा आपका क्रमवाचक उपयोगिता का सिद्धांत कहलाता है। अगला है तटस्थता वक्र पर उपभोक्ता को खाली स्थान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो अभी आप जान चुके हैं कि कैसी संतुष्टि प्राप्त होती है? समान। अगला प्रश्न है तीसरा, तटस्थता वक्र विश्लेषण सीमांत खाली स्थान की धारणा पर आधारित है। तो सीमांत प्रतिस्थापन की धारणा पर आधारित है। किस पे? प्रतिस्थापन। ठीक है, यहाँ पर जो उपभोक्ता है वो एक वस्तु को दूसरी वस्तु से क्या करता है? प्रतिस्थापित करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? सीमांत प्रतिस्थापन की धारणा पे आधारित है। अगला प्रश्न कह रहा है तटस्थता वक्र मूल बिंदु की तरफ कैसा होता है? उन्नतोदर। कैसा होता है? उन्नतोदर। अब ये प्रश्न जो है शब्द सुनने में बहुत भारी लगते हैं कि उन्नतोदर क्या होता है, नतोदर क्या होता है। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता था जब मैं स्टूडेंट थी। जैसे आप चित्र बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ आप खड़े हैं, आप कहाँ खड़े हैं? आप ग्रीन पॉइंट पे खड़े हैं। किस पॉइंट पे खड़े हैं? ये होता है मूल बिंदु। ये क्या होता है? जो ग्रीन एरो लगा है ये मूल बिंदु होता है। यहाँ से अगर आप तटस्थता वक्र को यहाँ देख रहे हैं तो ये तटस्थता वक्र आपकी तरफ कैसा है? उन्नतोदर। कैसा है? उन्नतोदर। ठीक। और नतोदर हमारा कौन सा होता था? ये क्या होता है? इसको हम क्या, कौन सा वक्र कहते हैं? उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र। ये मूल बिंदु के प्रति कैसा होता है? नतोदर। और तटस्थता वक्र कैसा होता है? उन्नतोदर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इसका सही तरीका ये है कि ऐसा कोई प्रश्न आता है 2 मिनट रफ में आप जितनी देर मुझे लग रही है इतनी देर लगेगी आपको बनाने में, तो आप देखेंगे कि ये कैसा होता है? उन्नतोदर। ठीक है, तो उत्तर आप यहाँ पे लिख देंगे उन्नतोदर। अगला जो है वो कह रहा है कि उपभोक्ता संतुलन बिंदु पर खाली स्थान रेखा का ढाल तटस्थता वक्र ढाल के बराबर होता है। ये वही उपभोक्ता संतुलन का जो है प्रश्न है, उसको थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया गया है। एक उपभोक्ता संतुलन में कब होता है? जब उसकी कीमत रेखा का ढाल और तटस्थता वक्र का ढाल कैसा होता है? समान होता है। किस बिंदु पर? जहाँ वो संतुलन में होता है। तो यहाँ इसका ढाल है ये कीमत रेखा है। ठीक है, 2 अलग कलर से बना देती हूँ तो आप समझ पाएंगे कि कीमत रेखा हरे कलर की और तटस्थता वक्र कौन से कलर का है? लाल कलर का। इन दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पे टच किया? ई बिंदु पर। ये संतुलन का बिंदु है। यहाँ पर कीमत रेखा और तटस्थता वक्र का ढाल कैसा है? समान है। ये उत्तर आपका हो जाएगा। आप पॉज कर करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे आ जाएगा कीमत रेखा। अगला है ऊंचा तटस्थता वक्र दर्शाता है। फिर से हमें किस पर आना पड़ेगा? चित्र पर आना पड़ेगा। ये एक तटस्थता वक्र मैंने बनाया, इसका नाम नंबर 1 दे दिया। ये दूसरा बनाया, इसका नाम नंबर 2 दे दिया। एक तीसरा बनाया, नंबर नहीं बनेगा। ये तीसरा बनाया, नंबर 3 दे दिया। तो जितना हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे वो उतने ज़्यादा संतुष्टि के स्तर को बताता जाएगा। बहुत आसान सी बात है ये, बहुत आसान सी बात है। कैसे बताता जाएगा भाई? ये यहाँ पर देखो, यहाँ पे दोनों वस्तुएं कम हैं। अगर यहाँ जाते हैं तो दोनों वस्तुएं और बढ़ गई, यहाँ जाते हैं तो दोनों वस्तुएं और बढ़ गई। तो जितने ऊंचे उदासीनता वक्र पे जाएंगे वो उतने अधिक संतुष्टि के स्तर को बताएगा। तो उच्च या अधिक यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है सत्य असत्य बताइए। पहला कह रहा है तटस्थता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता का व्यवहार विवेकपूर्ण होना चाहिए। हाँ, विवेकपूर्ण तो होना ही चाहिए। विवेक नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। उपभोक्ता जो है हमेशा विवेकशील प्राणी जो है अर्थशास्त्र में माना गया है। अगला प्रश्न है तटस्थता वक्र दाएं और ऊपर उठता हुआ हो सकता है। आपसे पूछ रहे हैं कि तटस्थता वक्र जो है क्या वो दाएं और ऊपर की तरफ उठता हुआ हो सकता है। ठीक है, तो सत्य असत्य में आप खुद सोचिए कि हो सकता है क्या या सत्य है। दाएं और ऊपर उठता हुआ नहीं हो सकता, यह जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ होता है। अगला प्रश्न, उपभोक्ता संतुलन हेतु केवल तटस्थता मानचित्र का होना आवश्यक है। केवल तटस्थता से आपको संतुलन नहीं पता चलेगा। संतुलन के लिए 2 जो है जानकारियाँ जो आपस में बराबर होती है, कीमत रेखा और तटस्थता वक्र का ढाल। तो ये गलत हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। चौथा है उपभोक्ता संतुलन बिंदु पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होना चाहिए। कि जहाँ उपभोक्ता जो है वो संतुलन में हो जाएगा तो वहाँ सीमांत प्रतिस्थापन की दर कैसी होगी? घटती हुई होगी। हाँ सही है, ये सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होना चाहिए। अगला है 2 अनाधिमान वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। तो हाँ, नहीं काटते, सत्य है ये कि 2, ये हमने मान्यताओं में पढ़ा था कि नहीं काटते। अगला है एक शब्द में उत्तर दीजिए। तटस्थता वक्र विश्लेषण का आधार क्या है? क्रमवाचक। आधार क्या है? क्रमवाचक। तटस्थता वक्र पर उपभोक्ता की संतुष्टि कैसी होती है?
तो संतुष्टि कैसी होती है? तटस्थ वक्र पर समान होती है। उपभोक्ता संतुलन के लिए तटस्थ मानचित्र के साथ क्या ज्ञात होना चाहिए? तटस्थ मानचित्र के साथ कीमत रेखा भी ज्ञात होना चाहिए। ठीक है। फिर तटस्थ वक्र रेखा का ढाल, वक्र रेखा की ढाल कैसी होती है? तो दाएं से बाएं नीचे की ओर झुकती हुई यहाँ पे ढाल आपकी होती है। तो सही जोड़ियाँ बनाइए, अगला प्रश्न है। मेरा मन तो रहता है कि आप लोग कमेंट में इसकी सही जोड़ियाँ बना के दें, लेकिन आप एक थंब बना के पहुँचा देते हैं। सबसे आसान काम आप चुनते हैं आपके लिए। इमोजी बना देना, थंब बना देना, उससे फ़ायदा आपको होगा नहीं। आप लिखकर यदि कमेंट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। कॉलम अ और कॉलम ब, यहाँ 2 हैं। इसमें एजवर्थ दे रखा है, तटस्थ वक्र दे रखा है, उपभोक्ता का संतुलन दे रखा है और मार्शल दे रखा है। आप लोग एक और गलती करते हैं परीक्षा में लिखते समय, आप जो है लाइन खींच खींच के जो बना देते हैं सही जोड़ियाँ, वो सही तरीका नहीं है। सही जोड़ियाँ बनाने का सही तरीका है कि एक तरफ आप जो है सामने सामने सही जोड़ियाँ लिखें। तो एजवर्थ ये आप खुद करेंगे अपनी कॉपी में। अभी तक आपको इतना नॉलेज हो गया है, और हो सके तो कमेंट में इसका सही उत्तर देंगे। तो यही वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगला वीडियो आपका अगले चैप्टर का होगा।